तो फ्रेंड आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी, चैप्टर होगा रक्त या ब्लड। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम करेंगे कवर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का आप डिजिटल और वैसे नोट्स बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, ये हम लोग जानते हैं। और ब्लड जो है वो बना होता है प्लाज्मा और रुधिराणुओं का। इन सारे विषयों को हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं कवर आपके सिलेबस के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ऐसे ही एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को लेके आते रहेंगे आपके पास। अगर आप है चैनल पे नए तो कर लीजिए इसे सब्सक्राइब और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस एनसीईआरटी के कड़ी को। एनसीईआरटी से ही केवल क्वेश्चंस उठाएंगे और आपको दिखाएंगे भी कि प्रीवियस ईयर किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम लोग रक्त या ब्लड से। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है और रक्त की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो टोटल वजन के 7% के बराबर होता है। अर्थात पुरुषों में बात किया जाए तो 5 से 6 लीटर और फीमेल में यानी स्त्रियों में 4 से 5 लीटर। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। पीएच स्केल पे हम लोग जो मापते हैं, इसका जो मान होता है वो 7.4 होता है। तो दुर्बल क्षारीय इसे कहा जाता है, यानी कि वीक बेसिक अल्काइल। पीएच स्केल को आप जानते होंगे फ्रेंड्स, 1 से लेके 6 के बीच में ये एसिडिक होते हैं। जो 7वां होता हो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 8 से लेके 14 तक आने वाले पदार्थ अल्काइन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो ब्लड का है वो एसिडिक भी नहीं है पूरी तरह से, अल्काइन भी नहीं है, और न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा है अल्काइन की तरफ, अल्कालीन की तरफ। इसलिए हम लोग इसको अल्कालीन में काउंट करते हैं। फ्रेंड्स ये पीएच स्केल आप अलग अलग भी जो तत्व है उनके भी याद कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड, मूत्र एटसेट्रा। तो ये आपको पहले 4 कंटेंट हो गए। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, इसका पीएच मान 7.4 है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 7% इसका वजन होता है। और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये आपको हो गए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आगे हम इसमें बढ़ेंगे। इसके पहले फ्रेंड और एक चीज़ की, आप 2 प्रकार से इसके नोट्स को बना सकते हैं। एक, अगर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें तो ये आपका मदद कर देगा डिजिटल नोट्स बनने में। और अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हैं तो आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। और हम लोग रक्त के अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से लेके पूरे बीपीएससी तक हम आपके साथ बने रहेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। रक्त पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी से। अब इसमें हम लोग चलते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ और यहाँ देखते हैं रक्त से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जैसे रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक बार फिर से, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को जो जिस यंत्र से मापा जाता है उसे स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm होना चाहिए। एक वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है, मतलब ब्लड का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण की अवस्था में, मतलब जब वयस्क हो गया तो अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण की अवस्था में इसका निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। एक वयस्क मानव में अगर रक्त का निर्माण पूछता है तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा, ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। और अगर भ्रूण का बात करता है, जब वो भ्रूण है तो ऐसी अवस्था में इसका निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है। तो ये 4 फैक्ट्स है, इसको हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर से। ये यंत्र आपको तस्वीर में दिख रही है। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये 120/80 120/80 होता है। अब हम लोग देखते हैं रक्त के संगठन को, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त जो है वो 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये जो 55% प्लाज्मा है इसमें जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज होते हैं। रुधिराणु जो है ब्लड रक्त कणिका है जो है रुधिराणु, ये फिर आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में बटी होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मा का।
तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होते हैं, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और अन्य पदार्थ 2% होते हैं। रुधिराणु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में बटे होते हैं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड से होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। सो ये है कंपोजिशन ऑफ ब्लड या फिर रक्त का संगठन। तो आप ये याद रखेंगे कि प्लाज्मा जो है उसमें 90% जल, फिर प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, और रुधिराणु यानी कि रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल की जानकारी है और हम लोग यहाँ से ब्लड से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं उन सबको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे आप जितनी आवश्यकता हो उस तरह के अच्छे ग्राफिक्स और पिक्चर्स को भी आपके पास अवेलेबल कराते चले, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर लें। अब फ्रेंड हम लोग इस कंपोजिशन को थोड़े और डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको कंपोजिशंस को एक बार फिर से अगर हम लोग रिवीजन कर ले, 55% प्लाज्मा है, 45% रक्त कणिका है। इस 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा के अंतर्गत जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और अन्य हैं। इनसे प्रायः क्वेश्चन किए जाते हैं। आरबीसी लाल क्यों होता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका का काम क्या है, प्लेटलेट्स अर्थात रक्त बिंबाणु का काम क्या है। तो इस तरह से अलग अलग पूछता है। जैसे बात किया जाए लाल रक्त कणिका का, तो इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। श्वेत रक्त कणिका का जो काम होता है वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो रोगाणु है उससे लड़ने की में मदद करता है। प्लेटलेट्स थक्का जमाने में मदद करती है। तो फ्रेंड ये है आपको एक रक्त के संगठन से जुड़े पार्ट्स। यहाँ आपको ब्लड का पूरा एक चित्र आपके समक्ष है। ये आपको ब्लड वेजल्स दिख रही है, रुधिर कणिकाएँ जो होती है। इसके अंदर आपको यहाँ जो आप एरो देख पा रहे हैं श्वेत रक्त कणिका का है, और ये पार्ट है प्लाज्मा का। प्लाज्मा, इधर प्लेटलेट्स आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में जो डबल एरो बना करके है। राइट साइड के टॉप साइड में लाल रुधिर कणिका दिख रही है। तकरीबन ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरह का होता है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। प्लाज्मा, पहले प्लाज्मा के बारे में डिटेल्स में जान लिया जाए। प्लाज्मा रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है, यानी प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसका 90% भाग जल होता है और ये दिखने में हल्का पीला होता है। अब इसके पीला होने के पीछे क्या रीज़न होता है, तो इसके पीला होने का कारण बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन होने के कारण प्लाज्मा में बिलिरुबिन होता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। कंपोजिशन हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसमें जल 90%, ग्लूकोज और खनिज लवण और प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन को अगर जाना जाए फ्रेंड्स, तो 5 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। एक थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ये 5 है, जिसमें फाइब्रिनोजेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। तो ये 5 हम लोग याद रखेंगे। ये 5 है आपको थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। फाइब्रिनोजेन कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में, और काम क्या होता है, तो ब्लड को थक्का जमाना। सो ये है प्लाज्मा से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे आते हैं फ्रेंड हम लोग कुछ अन्य फैक्ट्स के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हाँ, बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है, ये याद रखिएगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। किस लिए, तो बिलिरुबिन के लिए। अब देखते हैं प्लाज्मा के कार्य को। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यानी प्लाज्मा का जो कार्य होता है वो होता है शरीर में प्रोटीन और अन्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है, और प्लाज्मा ही रक्त में पीएच मान को संतुलित करने का काम भी करता है। पीएच मान को संतुलित करके रखता है प्लाज्मा ही। अर्थात प्लाज्मा प्रोटीन का वहन करने, तो रक्त को थक्का जमाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आता है। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला जो कारक होता है, जो हम लोग पहले पढ़े, फाइब्रिनोजेन।
नामक एक प्रोटीन होता है। इसको हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमा रहा है, मीन्स प्लाज्मा में जो रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन है, अभी हम लोग पीछे देखे हैं 5 प्रोटीन को, इसमें फाइब्रिनोजिन है। इस फाइब्रिनोजिन को जब हम हटाते हैं तो जो शेष पार्ट बचता है वो सीरम कहलाता है। यहाँ पे वो आप पिक्चर में नीचे देख पा रहे होंगे सीरम और ब्लड क्लॉट को। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा का एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है ब्लड का थक्का जमाना। ये हम इस रूप में कह सकते हैं इसको कि प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण कार्य ब्लड का थक्का जमाना है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन इसमें मदद करता है। अब ये जब फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन हट जाता है तो ये पदार्थ सीरम कहलाता है। रक्त, अब आते हैं रुधिराणु पर फ्रेंड्स। रक्त का 45% भाग रुधिराणु होता है, जिसको आगे 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु। एक बार फिर से, जो रुधिराणु होते हैं वो रक्त के 45% भाग में होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा 55% भाग प्लाज्मा के लिए होता है और प्लाज्मा को हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया है। ब्लड, रक्त का जो 45% भाग होता है ये रुधिराणु होता है और इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला लाल रक्त कणिका, दूसरा श्वेत रक्त कणिका, तीसरा रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट, ये याद रखिएगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। इसका निर्माण होता है, हम लोग पहले पढ़े हुए, वयस्क में अस्थिमज्जा, भ्रूण में, यकृत में। जीवन काल 120 दिन का होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है प्लीहा अर्थात स्प्लीन में। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं और ये खत्म होती है स्प्लीन में, वयस्क में बनती है अस्थिमज्जा में और भ्रूण अवस्था में बनती है यकृत में। अब फ्रेंड हम आगे देखते हैं ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और समझने का कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को और भी डिटेल्स में। यहाँ के लिए आप ये याद रखिएगा, रक्त का 45% भाग आरबीसी होता है। खराब जब आरबीसी हो जाता है, मीन्स आरबीसी जब खराब हो जाता है तो वो प्लीहा में जाता है, वहाँ ये नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे आरबीसी का ग्रेव यार्ड या कब्र भी कहते हैं। तो आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा को। और इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ झींक जमा होता है जा कर के। आरबीसी जो है वो एक तरह का संयोजी उत्तक है फ्रेंड, और आरबी रेड ब्लड जो होता है ना, ये एक प्रकार के कोशिका ही हैं, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें अपवाद है, एक तो ऊंट और लामा प्रजाति के जो जीव होते हैं इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, प्रायः आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद के रूप में है ऊंट और लामा प्रजाति के जीव जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। 2 फैक्ट्स जो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, वयस्क में, भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है, और इसका जो नष्ट होना होता है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है ऊंट और लामा प्रजाति के जीवों को छोड़ दिया जाए तो। लाल रुधिर कणिका एक स्वस्थ पुरुष में 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। महिला में ये कम होता है, 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इस परिवहन कार्य को संपन्न करने के लिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन ही कारण होता है रक्त का लाल होने का। एक बार फिर से, रक्त का लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन ही होता है। स्वस्थ पुरुष में जो आरबीसी है वो 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर, महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना हुआ। हीमोग्लोबिन आगे अब 2 पार्ट में बटा रहता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब इसको समझते हैं फ्रेंड, हीमोग्लोबिन जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हीमेटिन और ग्लोबिन।
हिमेटिन जो है यह लोहा का तत्व होता है, यानी Fe होता है इसमें, और इसी लौह तत्व के कारण इसका रंग लाल होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का जो हिमेटिन होता है यही ब्लड को लाल बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें Fe अर्थात लोहा होता है। ग्लोबिन की बात की जाए तो ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अलग अलग हिस्से तक ले जाने का कार्य करता है। सो हीमोग्लोबिन बना हुआ है हिमेटिन और ग्लोबिन शब्द से। हिमेटिन में लौह तत्व अर्थात Fe होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो परिवहन का काम करता है, इसके लिए इसमें एक अलग से ग्लोबिन पाया जाता है, प्रोटीन होता है ये, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। आरबीसी से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो ये था हमारे पास। अब कुछ एक्सेप्शनल फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कॉकरोच में सफ़ेद रंग होता है, तो कॉकरोच का जो रक्त का रंग सफ़ेद होता है इसका कारण होता है इसके अंदर हेमोलिम्फ पाया जाता है। और ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त पाया जाता है, इसका कारण होता है हेमोसाइनिन का पाया जाना। एक बार फिर से, कॉकरोच में सफ़ेद रंग होता है जिसका कारक होता है हेमोलिम्फ। ऑक्टोपस में नीला रंग होता है और नीला रंग का रक्त जो ऑक्टोपस में पाया जाता है इसका कारण होता है हेमोसाइनिन। तो ये याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन प्रायः लाल रक्त कणिका जो होती है वो लाल रंग के लिए जानी जाती है। कॉकरोच इसका उदाहरण है, सफ़ेद रंग का रक्त होता है इसमें हेमोलिम्फ के कारण। और ऑक्टोपस का दूसरा उदाहरण है जो नीले रंग का रक्त होता है इसमें हेमोसाइनिन के कारण। तो ये आरबीसी के अपवाद स्वरूप हम लोगों ने इनको पढ़ा, इस कंटेंट को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे ही लाल रुधिर कणिका से जुड़े कुछ और फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अंत में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना हम कितने आसानी से अगर इन सब चीज़ों को हम समझते हैं तो हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लाल रक्त कणिका, रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। और एक आश्चर्यजनक बात, सोते समय हमारे आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। वहीं ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। तो आरबीसी की संख्या से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट्स बनते हैं। एक तो ये कि मान लीजिए कि आरबीसी की संख्या में कमी हो, तो जब आरबीसी की संख्या में कमी होती है इस घटना को एनीमिया कहते हैं, जिसे आप प्रायः सुनते होंगे लोहे की कमी होना या खून की कमी होना, ये घटना अनीमिया कहलाती है। तो आरबीसी का घट जाना अनीमिया कहलाता है, जबकि आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। इसमें ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे जैसे बन जाते हैं। तो ये हो गया आरबीसी की संख्या पर आधारित 2 फैक्ट्स जो आपको याद रखना है। एक है इसका कम होना जो अनीमिया कहलाता है, बढ़ना जो पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। क्विकली इसको रिवीजन कर लेते हैं। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या को 2 घटना से आप जोड़ सकते हैं। एक घटना है अनीमिया जिसमें लोहे की कमी होती है, एक घटना है पॉलीसाइथीमिया, इसमें आरबीसी की वृद्धि होती है। एक होता है थैलीसीमिया। फ्रेंड्स, थैलीसीमिया जो है ये बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है, यानी कि इसको जेनेटिक डिजीज़ भी आप कह सकते हैं। इस रोग के होने पर शरीर का जो हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाती है और रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि खून में कमी होने लगती है। जेनेटिक बीमारी है, अगर माता पिता को इस तरह की कुछ समस्याएं हैं तो वो बच्चों तक आ जाता है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है और इस कारण से इनके अंदर रक्त की कमी महसूस होती है, रक्त क्षीणता होती है। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की बहुत कमी हो जाती है और बार बार इसे बाहर से खून लेना पड़ता है। सो थैलीसीमिया में आपको बार बार बाहर से
खून देना पड़ता है। ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जो हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया को बिगाड़ती है, प्रक्रिया को गड़बड़ करती है और इस कारण रक्त क्षीणता होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स श्वेत रुधिर कणिका WBC। वैज्ञानिक नेम है इसका ल्यूकोसाइट। ये वैज्ञानिक नाम सब याद रखिएगा। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, मृत्यु होता है रक्त में ही, और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन तक होता है। RBC वो जो अपवाद था लामा और ऊंट को छोड़ करके जनरली केंद्रक नहीं रखता है, जबकि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड। वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मृत्यु होता है रक्त में, जीवन काल इसका जो है वो 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन है। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होती है। संख्या जो है वो 8000 से 10,000 के बीच होता है WBC का, आइडल जो संख्या माना जाता है। कार्य क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणुओं को नष्ट करती है, बैक्टीरिया जो होता है उसे नष्ट करती है। इसलिए इसे शरीर का रक्षक यानी गार्ड सेल के नाम से भी पुकारा जाता है। रक्त का पुलिसमैन भी इसे कह सकते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं क्विकली एक बार रिवीजन इसे। श्वेत रुधिर कणिका, वैज्ञानिक नाम हुआ ल्यूकोसाइट, निर्माण होता है वहीं जहाँ पे रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मृत्यु ये रक्त में ही नष्ट हो जाता है। इसका जीवन काल रक्त की तरह लंबा मीन्स 50-60 दिन का नहीं होता है, 2 से 4 दिन का होता है या 13 से 20 दिन होता है। RBC के तुलना में यहाँ WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच आइडल मानी जाती है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है और इसलिए इसे शरीर की रक्षक, गार्ड सेल एवं रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से याद करना ना काफ़ी हद तक हमारे क्या कहते हैं उसको ब्रेन में बैठ सा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही आगे आने वाले BPSC एग्ज़ाम तक हम ऐसे ही वीडियोस को लेकर के आएंगे। तो आप अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझने में फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। श्वेत रक्त कणिका या WBC को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक कणिका युक्त, एक अकणिका युक्त। कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स पाई जाती है, जबकि अकणिका युक्त में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। एक बार यहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं फ्रेंड। कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक मात्रा में होती है, बेसोफिल्स सबसे कम होती है। ये वो तस्वीर है जहाँ आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल को, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल को। ये रक्त के अंदर पाए जाते हैं और ये जो कंटेंट होते हैं ये सारे कंटेंट मिल करके WBC को उसके कार्य करने योग्य बनाते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होता है, सबसे कम बेसोफिल्स होता है, ये आप यहाँ देखे होंगे। इसके अलावा जब आप सेकेंड पार्ट में जाते हैं तो वहाँ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। तो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की जो प्रक्रिया है इनको थोड़ा देख लेते हैं। मोनोसाइट्स जो है ये सबसे बड़ी WBC होती है, जबकि लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका होती है। एक बार फिर से अकणिका युक्त होता है ये, तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी WBC है और लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका है। ये आप इसको समझ चुके होंगे, इसको याद कर लीजिएगा। WBC 2 प्रकार का, कणिका और अकणिका युक्त। कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, अकणिका युक्त में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में रहने वाला तत्व है, बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में रहने वाला तत्व है और इओसिनोफिल्स पाया जाता है जो कि कणिका युक्त होते हैं। अकणिका युक्त में मोनोसाइट्स है जो सबसे बड़ी WBC भी है और लिम्फोसाइट्स है जो सबसे छोटी WBC है। तो ये हमारा श्वेत रक्त कणिका का पूरा आपको पार्ट वाइज हम लोगों ने चर्चा कर लिया। याद करने के लिए ये जो ग्राफ है ये है आपके पास, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्क्रीनशॉट्स आपको
एक डिजिटल नोट्स बनाने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसको लिखते भी चल रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। हम लोग पर्याप्त समय लेकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। अब आते हैं कणिका युक्त WBC से जुड़े कुछ तत्वों के बारे में फैक्ट्स को पढ़ने। न्यूट्रोफिल्स हम लोगों ने पहले देखा था, संख्या में सबसे अधिक होती है, यानी 65% न्यूट्रोफिल्स होती है। यह बाहर से आने वाले बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है और इसका काम होता है हमारे शरीर को एलर्जी से बचाना। इओसिनोफिल्स परजीवी यानी प्रोटोजोआ का जो संक्रमण होता है उससे सुरक्षा प्रदान करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इओसिनोफिल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है जब स्किन इन्फेक्शन वगैरह होता है। और आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ से लिख लीजिए, हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है यानी कि 65%। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है यानी लगभग 1%। यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है, यानी शरीर को एलर्जी से बचाने का काम कौन करता है तो बेसोफिल्स करता है। यासोनिफिल्स ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ का जो इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ लड़ती है, उस इन्फेक्शन से हमारी सुरक्षा करती है। और क्योंकि ये संक्रमण से सुरक्षा करती है तो त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। क्विक एक रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होती है 65%। बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण और शरीर की रक्षा करती है। ये बेसिल्स सबसे कम संख्या में होते हैं, एलर्जी से बचाती है। इओसिनोफिल्स परजीवी के संक्रमण से सुरक्षा करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स WBC के कणिका युक्त तत्व और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग चलते हैं अकणिका युक्त तत्व की तरफ और देखते हैं उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अकणिका युक्त में जो थे वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स थे। तो मोनोसाइट्स सबसे बड़े आकार की श्वेत रक्त कणिका या वाइट ब्लड होती है। ये घाव भरने में मदद करती है। मोनोसाइट्स का काम होता है घाव को भरना। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे आकार की होती है WBC। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मोनोसाइट्स सबसे बड़े आकार की WBC होती है, घाव भरने में मदद करती है। और लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे आकार की WBC होती है जो मेमोरी सेल का निर्माण करती है, यानी मस्तिष्क को मेमोरी बूस्ट करने में मदद करती है लिम्फोसाइट्स। सो ये थे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसमें आगे अकणिका युक्त WBC को समझने के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट्स पे। इसमें अब जैसा हम लोगों ने अभी देखा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग रक्त बिंबाणु पे आते हैं यानी प्लेटलेट्स पे। RBC हम लोगों ने कवर किया फ्रेंड्स, WBC कवर किया और अब हम आ गए हैं रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स पे। रक्त बिंबाणु का जो वैज्ञानिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है और इसका भी निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु प्लीहा में होता है, प्लीहा में ये नष्ट हो जाता है। केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता है जैसे कि RBC में था, RBC में नहीं पाया जाता था, कुछ अपवाद को छोड़ के। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है और इसका काम होता है रक्त को थक्का जमाने में मदद करना। प्लेटलेट्स ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्लेटलेट्स केवल और केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की जो प्लेटलेट्स होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। डेंगू बुखार के समय में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम हो जाती है। डेंगू बुखार के समय में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम होने लगती है। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं प्लेटलेट्स को। रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स होते हैं, वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है, केंद्रक इसके नहीं पाए जाते हैं, जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, कार्य है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त बिंबाणुओं से संबंधित बीमारियों को। पहला आता है हीमोफीलिया। यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर जब ब्लड बहता है तो वो जम नहीं पाता।
इसके कारण चोट या दुर्घटना में ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि रक्त का बहना इसमें जल्दी बंद ही नहीं होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। तो रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी में पहला हम लोगों ने पढ़ा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। इसमें अगर किसी भी कारण से ब्लड बाहर की ओर आना शुरू हो जाए तो फिर रक्त जमता नहीं है। इस कारण अगर ऐसे व्यक्ति को चोट या दुर्घटना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें फ्रेंड हम लोग पढ़ते हैं थोड़े और डिटेल्स में, बढ़ते हैं इससे आगे और देखते हैं अगले स्लाइड्स में हमारे पास जो कंटेंट है उसको करते हैं आपको एक्सप्लेन। आप स्क्रीनशॉट्स बिल्कुल ले लिया कीजिएगा, ये मैं बता रहा था आपको, इसको स्क्रीनशॉट्स लेना था। जैसे हीमोफीलिया जो है वो क्वीन विक्टोरिया के वहाँ उनके वंशज में किस प्रकार से रहे, ये उसकी तस्वीर है। आप इसको देख सकते हैं कि उनके पूरे परिवार में लगभग अनुवांशिक रूप से किस तरह से ट्रांसफ़र होते रहा। तो अनुवांशिक रोगों में ये एक मैं वो ग्राफ एक मैं पिक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हीमोफीलिया के लिए, जो क्वीन विक्टोरिया से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको क्विकली देखेंगे और फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में थक्के बनने से जो रोकता है वो होता है हेपरिन। हेपरिन रक्त का एक घटक है जो रक्त वाहिकाओं में, जब वेजल्स में रक्त बह रही है तो इनको थक्का नहीं बनने देता है, अंदर उसका परिवहन अच्छे से होने देता है, वो होता है हेपरिन। आरबीसी में सबसे ज़्यादा 600, डब्ल्यूबीसी में 1 और प्लेटलेट्स में 40, इस अनुपात में होती है यह। तो ये है रक्त का घटक जो रक्त वाहिका को थक्का जमने से रोकता है। और अभी अभी हम लोगों ने किया था फाइब्रोनोजिन, वो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। और ये रक्त वाहिकाओं में जब ये सिरा से होकर बहती है उस समय हेपरिन उसे जमने से रोकता है, थक्का बहने से रोकता है। यानी कि हेपरिन इम्पोर्टेंट है रक्त को परिवहन के लिए और फाइब्रोनोजिन इम्पोर्टेंट है रक्त को थक्का जमाने के लिए। आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले तथ्य पे आगे आते हैं। रक्त का थक्का बनना, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर की ओर निकलता है तब यह आप देखे होंगे कि जैली की आकृति को प्राप्त कर लेता है, जैली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, ब्लड का क्लॉट करना। ये होता कैसे है, तो इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम ये मिलकर के बनाती है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन मिलकर के बनाती है फिब्रिन। और फिब्रिन और रक्त रुधिराणु ये जब मिलते हैं तो रक्त का क्लॉटिंग शुरू होता है, रक्त बनता है। ये वो पूरा रक्त का थक्का बनता है। ये वो पूरा पैटर्न है फ्रेंड्स रक्त के थक्का बनने से जुड़ा हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम ये तीन मिलकर के बनते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये दोनों मिलकर के बनते हैं फिब्रिन। और फिब्रिन और रक्त रुधिराणु ये जब एक साथ होते हैं तो रक्त को थक्का बनाना शुरू करते हैं, यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। फ्रेंड ब्लड से रिलेटेड जितने कंटेंट है कोशिश कर रहा हूँ कि उस पूरे को यहाँ पे कवर कर लो। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट्स लेकर के डिजिटल भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई और व्यक्ति जो पीपीएससी या फिर इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, आप उन तक शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं हमारा अगला स्लाइड्स ब्लड के बारे में और क्या क्या लेकर के आया है। समझते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स में ब्लड से जुड़े कुछ और बिंदु को।
फ्रेंड, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इससे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? MPPSC 2018 में पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, बी है 3 से 4 लीटर, सी है 4 से 5 लीटर और डी है 5 से 6 लीटर। सही उत्तर आपको पता है, ये होगा डी, 5 से 6 लीटर। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, सोते समय मनुष्य का RBC कितने प्रतिशत तक कम हो जाता है? 2%, 3%, 4% या 5%? इसका भी उत्तर डी होगा, 5%। मानव रक्त का pH मान क्या होता है? SSC CGL 2018 की क्वेश्चन है। ऑप्शन है 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4। तो हम जानते हैं इसका सही उत्तर है 7.4। अपने अगले स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? UPPCS 2019 का प्रश्न है। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो ये हम लोगों ने देखा था 55% प्लाज्मा और 45% तो रुधिराणु, तो 55%। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का पीला रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा, ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? ये ग्रुप डी 2022 का पेपर है। उत्तर होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट अगले स्लाइड्स पे आते हैं और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ये NTPC 2021 की क्वेश्चन है। 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन और 150 से 200 दिन। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये 100 से 120 दिन है। BPSC 2019 में पूछा था कि बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर जाया जाए तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगा, संख्या घट जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि इसमें संख्या का वृद्धि देखने को मिलता है जब हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं। तो BPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये, बहुत अधिक ऊंचाई जाने पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ग्रुप डी 2018 में और एक क्वेश्चन था, WBC अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? WBC या श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना, जो कि आप जानते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। अगला स्लाइड से सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या होता है? BPSC 2020 का प्रश्न है। उत्तर आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसको अभी अभी हम लोगों ने कवर किया था। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, यहाँ वैज्ञानिक नाम दे दिया है तो उत्तर होगा मोनोसाइट। SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Mg, Ca, Fe या Cu? तो कैल्शियम, अभी हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम के साथ मिल करके वो तत्व का निर्माण करती है। UPSC CDS 2017 में क्वेश्चन था, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो ये हेपेरिन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हेपेरिन यानी डी। तो ये हो गया आपको फ्रेंड्स हमारे लिए हम लोग जो आज का वीडियो बनाया। आज के वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न को भी किया। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ।